देखिए, ऐसा ध्यान में आ रहा है कि बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार देश में एक नकारात्मकता का नैरेटिव तैयार करना चाहता है। मैं तो प्रियंका जी को ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने आज जो सारी बातें बताई, क्या कभी इन बातों की चर्चा उन्होंने, जहां उनका राज है महाराष्ट्र, उनके भरोसे चल रहा है ना महाराष्ट्र की सरकार, उस सरकार के साथ कभी उन्होंने इसकी चर्चा की क्या? क्योंकि अगर हम देखें तो जो बातें वो कह रही थी, सबसे ज्यादा उन बातों को महाराष्ट्र में पाया जाता है। आज महाराष्ट्र की अवस्था क्या है? देश में कोरोना की जितनी मौतें हुई है उसमें तकरीबन 48 से 40% मौतें अकेले महाराष्ट्र में हुई है। देश में कोरोना के पूरे जितने मामले, जितने केसेस हुई है, उसमें से करीबन 35 से 40% केसेस भी महाराष्ट्र में हुई है। और आज भी समूचे देश में कोरोना के जितने एक्टिव पेशेंट हैं उसमें से तकरीबन 35 से 37% पेशेंट्स ये महाराष्ट्र में है। और जब पिछली वेव में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कोरोना से प्रताड़ित था, तो फिर महाराष्ट्र ने इसकी तैयारी क्यों नहीं की? प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, मनमोहन जी ने, जिन्होंने पिछले 4 दिनों में नैरेटिव तैयार करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की या पत्र लिखे, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये सारी सलाह उन्होंने महाराष्ट्र को क्यों नहीं दी? आप देखिए, टेस्टिंग की बात होती है, नवंबर में अगर हम मुंबई देखें तो मुंबई का टेस्टिंग 12,000 है एवरेज, दिसंबर में 14,000 है, जनवरी में 15,000 है, फरवरी में 15,000 है, और पिछले 7 दिनों में मुंबई का एवरेज टेस्टिंग ये मात्र 45,000 है और 18% रेट ऑफ इन्फेक्शन है। 18% रेट ऑफ इन्फेक्शन के साथ 2 करोड़ की आबादी वाली मुंबई में अगर मात्र 45,000 टेस्टिंग होता होगा तो मामले कौन छुपा रहा है? आज मुंबई में और महाराष्ट्र में जो यहां पर लैब्स है, उन लैब्स को कहा गया है कि एक सीमा के बाहर वो टेस्टिंग नहीं कर सकते। महाराष्ट्र जैसे अगड़े राज्य में 7 से 10 दिन कोरोना के रिपोर्ट आने के लिए लग रहे हैं। आज महाराष्ट्र में बेड्स उपलब्ध नहीं है, वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजनेटेड बेड्स नहीं है। तो जो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रताड़ित था, जहां सोनिया जी की सरकार चलती है, प्रियंका जी की सरकार चलती है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? और आज भी आप देखिए, आज भी महाराष्ट्र में कहीं पर भी सरकार का अस्तित्व जो है वो हमको नजर नहीं आता। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ये सलाह प्रियंका जी ने महाराष्ट्र को देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर महाराष्ट्र के आंकड़े ये देश के आंकड़ों से हटा दिए जाए तो ऐसा लगता है कि देश में कोरोना के मामले तो है लेकिन बहुत कम है। और जैसे ही महाराष्ट्र के आंकड़े उसमें ऐड हो जाते हैं तो फिर हमारी तुलना कुछ देशों के साथ शुरू हो जाती है। और इसलिए मुझे लगता है अपना फेलियर, अपनी सरकार का फेलियर, ये अगर अपने गिरेबान में झांककर प्रियंका जी इसके ऊपर विचार करती तो शायद इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रकार का नकारात्मक नैरेटिव देश के लिए वो तैयार नहीं करती। क्या परिस्थिति है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में भी उनका राज है ना। छत्तीसगढ़ में मोर्टेलिटी रेट 7 दिन में 3 टाइम्स बढ़ा है। मैं कोई आंकड़ों की जद्दोजहद नहीं करना चाहता, लेकिन ये जो नकारात्मक नैरेटिव तैयार करके मानो सारा का सारा केंद्र सरकार करती है, ये बताने का प्रयास और अपनी असफलताओं को छुपाने का प्रयास जो होता है, लोगों को ऐसे कोरोना के समय इतनी ऊंची राजनीति ये पसंद नहीं आती। सर, उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि 6 महीने में 11 लाख के करीब रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उससे निर्यात किया गया। देखिए, रेमडेसिविर ये पेटेंटेड ड्रग है और विदेशी कंपनी के पेटेंट के आधार पर यहां पर कुछ लोगों को उसका लाइसेंस मिला था और इसलिए यहां पर मैक्सिमम एक्सपोर्ट के यूनिट्स थे। हम लोग उसके मैन्युफैक्चरर थे, हम कंज्यूमर नहीं थे उसके, हम उसको एक्सपोर्ट करते थे।
लेकिन जैसे ही सरकार के ध्यान में आया कि हमको रेमडेसिविर की आवश्यकता है, तो सरकार ने तुरंत क्लॉज इन्वोक किया, एक्सपोर्ट बैन किया और देश में एडिशनल लाइसेंसेस दिए। और आप 11 लाख रेमडेसिविर की बात करते हैं कि वे रेमडेसिविर एक्सपोर्ट हुए। देश के अंदर 7 दिनों में हमने 1.5 लाख से 3 लाख रेमडेसिविर प्रतिदिन, इतनी क्षमता को बढ़ाया है। भारत सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 3 लाख रेमडेसिविर प्रतिदिन का प्रोडक्शन हमने शुरू किया है और ये अभूतपूर्व है। और ये भारत ने हिम्मत दिखाई है कि एक पेटेंटेड ड्रग को भी भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब हमारे यहाँ पैंडेमिक है, हम पैंडेमिक एक्ट इन्वोक करते हैं और इसके जो मैन्युफैक्चरर्स है उसको लोन लाइसेंसेस देकर हम इसको बढ़ाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये 11 लाख एक्सपोर्ट हुए, ये बोलने की जगह अब हर दिन 3 लाख तैयार हो रहे हैं। इसकी ओर अगर ज्यादा ध्यान दिया होता और अगर ये समझ लिया होता कि रेमडेसिविर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट के लिए ही मेजर बनता था, तो शायद इस प्रकार का आरोप नहीं जड़ा जाता। ऑक्सीजन का मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हम लोग बनाते हैं, फिर भी राज्यों को किल्लत हो रही है, केंद्र सरकार का ध्यान नहीं। देखिए, कुल मिलाकर अगर ऑक्सीजन की परिस्थिति हम लोग देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने हमारी क्षमता को 110% तक बढ़ाया है ऑक्सीजन की, और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को बड़े पैमाने पर रोककर उसको राज्यों को देने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, तो अगर आप देखें तो महाराष्ट्र जैसा जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य यहां पर है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने अलग अलग राज्यों से उसको अलॉट करवाया है। उसके बाद आप देखेंगे तो दिल्ली जैसे राज्यों को भी बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात, भारत की इस स्ट्रेंथ को प्रियंका जी क्यों नहीं देखती? मात्र 7 दिनों में भारत ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस तैयार की। और आज आप विचार कीजिए, ऑक्सीजन का लॉजिस्टिक ये अगर हम ट्रेन के माध्यम से करें तो हमारा टर्नओवर टाइम आधा हो जाएगा, हमारी एफिशिएंसी 200 टाइम्स बढ़ेगी। ये भारत ने 7 दिन में करके दिखाया। मैं मोदी जी का और पीयूष गोयल जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। और अब ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस एक ऐसा लॉजिस्टिक्स हमारे लिए एक टूल तैयार हुआ है कि जिसके कारण हम बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन को देश के सारे भागों में ले जा सकते हैं। लेकिन मैं प्रियंका जी को पूछना चाहता हूं, आज इतने राज्यों में उनकी सरकार है, क्या किसी ने प्रयास किया? क्या किसी ने उनके राज्यों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगे, ऐसा प्रयास किया? मैं महाराष्ट्र की बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए, पैंडेमिक में पिछली वेव में महाराष्ट्र में यह ध्यान में आया था कि ऑक्सीजन की कमी पड़ती है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की बजट में पैसा हम आवंटित कर रहे हैं, लेकिन कोई पैसा दिया नहीं। आज कहीं पर भी मेडिकल कॉलेजेस में या किसी भी प्रकार के कोई जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं है, कहीं पर भी इसकी व्यवस्था नहीं हुई है। मैं इतना ही नहीं, मैं तो ये भी आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि इतने बड़े वेव के बाद क्या हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की है? महाराष्ट्र में नहीं की। केंद्र सरकार ने देखिए 2014 से लगातार देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी की है। 2014-15 में देश में मात्र 381 मेडिकल कॉलेज थे, आज 565 मेडिकल कॉलेज है। तकरीबन 50% की बढ़ोतरी हम लोगों ने की है। अंडर ग्रेजुएट सीट्स में 57% की बढ़ोतरी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट सीट में 69% की बढ़ोतरी हुई है। आज 15 एम्स काम कर रहे हैं। अगर भारत सरकार ये नहीं करती, आज आप कंस्ट्रक्शन तो कर लेंगे, डॉक्टर्स कहां से लाएंगे? अगर ये डॉक्टर्स की संख्या इतने बड़े पैमाने पर मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण नहीं बढ़ी होती, तो आज किस कगार पर हम खड़े होते? अब मैं अगर उल्टा सवाल पूछूं तो राजनीति दिखेगी, पर प्रियंका जी, इतने वर्ष आपके परिवार का राज रहा, इतने वर्षों में आपने कितने डॉक्टरों को तैयार किया, कितने मेडिकल कॉलेज तैयार किए? आपने इतने सालों में जितने मेडिकल कॉलेज तैयार किए, उससे दुगने मेडिकल कॉलेज ये अगर मोदी जी 5 साल में तैयार करते हैं, तो तैयारी किसने नहीं की और तैयारी किसने की
और कौन किसको सवाल पूछने का अधिकारी है, ये पूछना चाहता हूं। वैक्सीन का मुद्दा उठाया, उनका कहना है कि 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दिए, जबकि हमारे लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही। देखिए, वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है। चूंकि हम वैक्सीन का रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, तो भारत ये तो नहीं कह सकता कि हम इंपोर्ट करेंगे लेकिन आपको वैक्सीन नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही ये ध्यान में आया तो भारत ने स्पष्ट रूप से बाकी देशों को बताया कि हम नहीं दे सकते। लेकिन उसके साथ साथ मैं सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, जब मोदी जी कह रहे थे कि देश में वैक्सीन तैयार होगी, तो मजाक उड़ाने वाले ये कांग्रेसी थे। जब भारतीय कंपनियों ने और सरकारी कंपनी ने वैक्सीन तैयार किया तो ये वैक्सीन हम नहीं लेंगे कहने वाले यही कांग्रेस पार्टी थी। इस वैक्सीन का मजाक उड़ाया गया, मानो हमारे देश की क्षमता ही नहीं है। आज दुनिया ने हमारी क्षमता का लोहा माना, और आज जब हमारे लोगों को 12 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन कर दिया है और केंद्र सरकार ने 70 करोड़ वैक्सीन की तैयारी करके रखी है। अभी परसों आप लोगों ने देखा होगा, और जितने वैक्सीन लगेंगे उतने वैक्सीन हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अब बाकी जो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स है उनको भी दिया गया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो विदेशी वैक्सीन है उसका जो लॉजिस्टिक्स है, इसमें कुछ वैक्सीन -70 डिग्री में रखनी पड़ती है। हमारी वैक्सीन जो तैयार हुई, इसका लॉजिस्टिक्स सबसे आसान था, क्योंकि ये भारतीय कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए तैयार हुई, और इसलिए इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हम तय कर पाए और उसको हम कार्यान्वित कर रहे हैं। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, प्रियंका जी अगर वैक्सीन के ऊपर बोल रही है, तो मैंने तो प्रियंका जी का वैक्सीन लेते हुए फोटो अभी तक देखा नहीं। तो क्या उन्होंने वैक्सीन लिया है? अगर लिया है तो कौन सी कंपनी का लिया है? देश की किसी कंपनी का लिया है? राहुल जी ने देश की कंपनी का लिया है? मेरे तो ध्यान में नहीं आया। अगर लिया है तो बहुत मुझे खुशी होगी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, गांधी परिवार को और कांग्रेस पार्टी को देश के वैक्सीन से इतनी नफरत क्यों है? देश के वैक्सीन को इतना कम क्यों देखते, क्यों आंकते? क्यों पहले दिन से हमारी क्षमता होते हुए भी राहुल गांधी कहते थे देश की वैक्सीन नहीं चाहिए, सारी विदेशी वैक्सीन लाओ? क्यों? किस चीज के लिए? आज हमारी वैक्सीन ने हमारे देश का नाम भी ऊंचा किया है, और अगर हमारे यहां वैक्सीन तैयार नहीं होती तो हमारी 135 करोड़ जो जनता है, कोई भी दुनिया का देश हमारे लिए इतनी वैक्सीन तैयार नहीं कर सकता। और इसलिए मुझे लगता है वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, न कि उसके ऊपर राजनीति करनी चाहिए। चुनावी रैलियों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जगह जगह से रोने की रिपोर्ट आ रही है और मोदी जी मंच से ठहाके लगाते हैं, जो क्रैक्स करते हैं, हंसते हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी केरल में क्या कर रहे थे? चुनावी रैली नहीं कर रहे थे। केरल में तो राहुल गांधी चुनावी रैली भी कर रहे थे और बच्चों के साथ। उनके हमने फोटोग्राफ देखे, उनके वीडियोस देखे। अब बंगाल में राहुल जी की सभाओं में लोग नहीं आते और बंगाल में कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं बचा, तो एक बड़ा मॉरल स्टैंड वो लेते हैं कि चुनावी रैलियां नहीं होनी चाहिए। फिर यह स्टैंड केरल के समय क्यों नहीं लिया? उस समय भी केसेस थी, कोरोना पीक पर चल रहा था, उस समय भी यही परिस्थितियां थी। ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल स्टैंडर्ड। प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि विपक्ष से बात नहीं हो रही। आईएसआई से जो सरकार बात कर सकती है वो विपक्ष से बात नहीं कर रही। पहली बात तो यह है कि इस प्रकार का स्टेटमेंट देना ये देश के हित में नहीं है, क्योंकि आईएसआई के साथ भारत कभी भी बातचीत नहीं करता और इस प्रकार से स्टेटमेंट देकर हम कहीं ना कहीं अपने देश को अपमानित करने का काम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करते हैं, तो क्या सारे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं?
मुख्यमंत्री तो कांग्रेस पार्टी के भी है, कम्युनिस्ट पार्टी के भी है और अलग अलग रीजनल पार्टीज के भी है। उन सारी पार्टीज के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत, यानी विपक्ष के साथ बातचीत नहीं होती। जब प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंगें की, उसमें सारी पार्टियों के साथ बातचीत नहीं हुई। अब यह बात अलग है कि कांग्रेस पार्टी का मानना है कि विपक्ष यानी गांधी परिवार और गांधी परिवार के साथ ही संवाद होना चाहिए। अगर ऐसा आग्रह होगा तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को या प्रियंका गांधी जी को या सोनिया गांधी जी को उनके पक्ष का लोकसभा में नेता बनना चाहिए, राज्यसभा में नेता बनना चाहिए। और उसके बावजूद अगर उनको लगता है कि नहीं नहीं हमारे साथ संवाद होना चाहिए, तो मोदी जी ने कहाँ मना किया है? जब वो कोई पत्र भेजते हैं या कोई संवाद करने की कोशिश करते हैं तो मोदी जी तो आगे बढ़कर संवाद करेंगे। पर आपको तो संवाद करना नहीं है, आपको तो केवल तंज कसना है, आपको केवल टीका करनी है, आपको केवल विरोध करना है। उन्होंने कहा है कि ये राजनीति का वक्त नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने जो कुछ सुझाव दिए उस पर अमल करना चाहिए केंद्र सरकार को। पूरी राजनीतिक बात करने के बाद अंत में ये कहना और नसीहत देना कि राजनीति का समय नहीं है, आप क्या कर रहे हो? क्या जनता के समझ में नहीं आता? एक दिन सोनिया जी, एक दिन राहुल जी, एक दिन मनमोहन जी, एक दिन स्वयं प्रियंका जी, ये सारी चीजें लोग समझ में नहीं आ रहा है। लोग समझते हैं। देखिए, मनमोहन सिंह जी का हमेशा आदर प्रधानमंत्री जी ने किया है, भारत सरकार ने किया है, और वो जो सही बात कहते हैं उस बात का आदर भी होता है। पर मुझे समझ में नहीं आता कि कभी कभी शायद पार्टी के दबाव में अगर मनमोहन सिंह जी भी राजनीतिक बातें अपने पत्र में लिख दे या नरेटिव तैयार करने वाली बातें लिख दे, तो फिर उसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा और सच लोगों के सामने लाना पड़ेगा। बाकी मैं ऐसा मानता हूं कि मनमोहन सिंह जी के बारे में भारत सरकार के मन में, प्रधानमंत्री जी के मन में और सारे मंत्रियों के मन में निश्चित रूप से एक रिस्पेक्ट है। एक और केंद्र सरकार दावा कर रही है कि पूरी व्यवस्था है, हर तरीके से सुचारू रूप से सब ऑक्सीजन हो, इंजेक्शन हो, वैक्सीन हो, सबकी आपूर्ति हो रही है। फिर दूसरी ओर कुछ सरकारें जैसे महाराष्ट्र की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, दिल्ली की सरकार, वो लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? क्यों? देखिए, इन राज्यों में परिस्थिति अत्यंत गंभीर हो रही है और ऐसी गंभीर परिस्थिति में जब राज्य सरकार अपनी विफलताओं को छुपाना चाहती है तो बजाय इसके कि केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करे, केंद्र सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास, अफवाहें फैलाने का प्रयास, गलत बयानबाजी करने का प्रयास, ये इन सरकारों के माध्यम से होता है। और जितने बार इन्होंने गलत बयानबाजी की है उतने बार उनको मुंह की खानी पड़ी है, सत्य लोगों के सामने आया है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि अपनी अकर्मण्यता और अकार्यक्षमता को छिपाने के लिए हमेशा केंद्र सरकार की ओर उंगली दिखाना ये बहुत गलत है। केंद्र सरकार लगातार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारा काम नहीं है या ये हमारी सूची का काम नहीं है, ये राज्य की सूची का काम, ऐसा कभी नहीं कहा। जो भी हो, भारत देश में भारत का नागरिक हमारा है, उसको बचाना हमारा फर्ज है, उसको इलाज मिले हमारा फर्ज है। इसके साथ मोदी जी की सरकार काम कर रही है। कल प्रधानमंत्री ने अपने निवेदन में कहा कि लॉकडाउन ही अंतिम पर्याय है, फिर भी अभी राज्य सरकार तैयारी कर रही है, शायद आज अनाउंस हो सकता है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि लॉकडाउन ये बिल्कुल अंतिम इस प्रकार का हथियार है। क्योंकि हम लॉकडाउन क्यों लगाते हैं? तो लॉकडाउन लगाने के बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए हम लॉकडाउन करते हैं। या पिछला लॉकडाउन हमने क्यों किया था? क्योंकि उस समय भारत में एक पीपीई किट नहीं बनती थी, भारत में मास्क नहीं बनते थे, भारत में वेंटिलेटर नहीं बनते थे, भारत में व्यवस्थाएं नहीं थी, ऑक्सीजनेटेड बेड्स नहीं थे। अब वो परिस्थिति नहीं है। अब भारत में इन सारी चीजों का इतना प्रोडक्शन हम करते हैं कि हम एक्सपोर्ट भी उसको कर सकते हैं, इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं। तो आज हमको अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में जो सामर्थ्यवान है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो गरीब है उसके ऊपर, जो मजदूर है उसके ऊपर, जो नौकरी पेशा है उसके ऊपर इसका असर पड़ता है।
और आज देखिए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर हमारे छोटे उद्योगों को, मझोले उद्योगों को, व्यवसायिकों को फिर एक बार जीवित किया या उनको एक जीने की नई राह दी। और ऐसे समय वापस अगर हर राज्य लॉकडाउन लगाना शुरू करेगा तो इनकी ये जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं या छोटे उद्योग हैं, इनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि वापस खड़े नहीं हो पाएंगे। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन ये जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये बिल्कुल आखिरी पर्याय है और हम लोगों ने उसका विचार ये बिल्कुल रूटीन की तरह नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।